नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी राजधानी दिल्ली से है, लेकिन ये इस साल की या पिछले साल की नहीं बल्कि 2018 की घटना है और एक कॉम्प्लिकेटेड मर्डर स्टोरी है। आइए, क्या है वो घटना, कैसे पुलिस ने उस केस को सॉल्व किया, उसके बारे में तफसील से बात करते हैं। 2 जून 2018 की रात को दिल्ली के मुनीरका इलाके में डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक शख्स का कत्ल कर दिया जाता है। दिल्ली में रहने वाले लोग ये जानते हैं कि दिल्ली में कई जगहों पर डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, जहां पर बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है एक ही प्रेमाइसेस में, एक ही अरेना में किए जा सकते हैं, चाहे वो स्विमिंग हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो और दूसरे अलग तरह के स्पोर्ट्स जो हैं वो खेले जा सकते हैं, प्रैक्टिस किए जा सकते हैं। तो इसका मकसद जो है खेल कूद की गतिविधियों को बढ़ावा देना है और इसी तरह का एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स साउथ दिल्ली के मुनीरका इलाके में मौजूद है, जिसे डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो इसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 जून 2018 की रात को एक शख्स का कत्ल होता है। देर रात को कुछ कातिल आते हैं और वहाँ त्रिलोक सिंह टोकस नाम के एक आदमी को बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर फरार हो जाते हैं। त्रिलोक सिंह टोकस जो है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि वो एक टॉप लेवल के स्विमिंग कोच रह चुके हैं और साथ ही जो मशहूर तैराक खजान सिंह, आप सभी ने उनका नाम सुना होगा, उनके साथ उन्होंने तैराकी की है। और इन दिनों जब उनकी हत्या हुई तब वो उसी डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर थे, यानी जिसकी हत्या हुई थी वो उसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कॉन्ट्रैक्टर थे, जिनको कुछ कातिलों ने गोली मार दी और रात को फरार हो गए। अब घटना मर्डर की थी तो अपने आप में बड़ी थी और साउथ दिल्ली का जो इलाका है उसकी गिनती दिल्ली के पॉश इलाकों में होती है और ऊपर से एक इतने टॉप लेवल के स्विमिंग कोच की हत्या हो जाए तो समझिए कि मामला और भी संगीन और हाई प्रोफाइल हो जाता है। तो साउथ दिल्ली की पुलिस ने इस मामले की छानबीन में अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत झोंक दी। पुलिस को जब इस घटना के बारे में पता चला, पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने यह कहा कि उन्होंने कुछ लड़कों को गोली मारकर भागते हुए तो देखा ज़रूर, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाए क्योंकि वो उन लड़कों को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था और अंधेरे की वजह से उनका चेहरा क्लियरली विजिबल भी नहीं था। हालांकि जब ये घटना हुई थी उस समय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और भी कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इस मर्डर इंसिडेंट को विटनेस नहीं किया था, देखा नहीं था, सिवाय सिक्योरिटी गार्ड्स के। तो खैर, सिक्योरिटी गार्ड्स से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन उनसे भी पुलिस को कुछ खास सुराग या खास लीड इस मामले में नहीं मिल पाई। पुलिस ने त्रिलोक सिंह की लाश बरामद की, उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद उसे घर वालों के हवाले कर दिया। अंतिम संस्कार वगैरह करने के बाद जब घर वाले थोड़े से सेटल्ड हुए तब पुलिस ने घर वालों से पूछताछ करने का फैसला किया, क्योंकि पुलिस को इस मर्डर केस के पीछे जो है दुश्मनी यानी एनिमिटी जैसी बात लग रही थी। और उसकी वजह ये थी कि जिस तरह से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उसके प्रेमाइसेस में त्रिलोक सिंह को देर रात को टारगेट किया गया, उस मर्डर के पीछे कोई लूटपाट या कोई डकैती जैसी कोई बात समझ में नहीं आती थी, क्योंकि कोई भी चीज़ उनसे लूटी नहीं गई और कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल्स उनके पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होता भी नहीं था। तो फिर इस मर्डर के पीछे जो मोटिव या वजह समझ में आती थी वो फिर दुश्मनी की ही बनती थी। तो पुलिस को लगा कि शायद इस मर्डर के पीछे दुश्मनी की वजह हो, तो पुलिस ने त्रिलोक सिंह के घर वालों से पूछताछ शुरू की। त्रिलोक सिंह के घर वालों ने भी इस मर्डर के पीछे दुश्मनी की आशंका जताई और उन्होंने कहा कि शायद कुछ जो उनके बिजनेस राइवल हैं उन्होंने शायद इस मर्डर को प्लान करवाया हो। तो घर वालों ने कुछ बिजनेस राइवल्स के नाम भी लिए और साथ ही कुछ नाते रिश्तेदारों के भी नाम लिए जिन पर उनके परिवार वालों को शक हो रहा था। एक इंसान इतनी लंबी ज़िंदगी जीता है, कई लोगों से उसके अच्छे रिलेशन होते हैं, कई से बुरे रिलेशन होते हैं, कई लोगों से नाराज़गी होती है, दुश्मनी होती है। तो जब इस तरह की कोई दुर्भाग्यजनक घटना घटती है तो फिर घर वाले सोचने लगते हैं कि कौन हो सकता है। तो जिन जिन लोगों से अदावत रही हो, दुश्मनी रही हो या नोक झोंक कभी हुई हो, या जिन लोगों के बारे में त्रिलोक सिंह घर में बताते थे, उनके बारे में घर वालों ने पुलिस को जानकारी दी। अब पुलिस ने एक एक कर स्कैनिंग करने की शुरुआत की और तमाम
जो नाते रिश्तेदार हैं, जो शक के दायरे में थे, जो बिजनेस राइवल थे, जो शक के दायरे में थे, उनसे पूछताछ की, लेकिन पुलिस की सारी कोशिशें बेकार चली गई और सारे लोग पुलिस की पूछताछ में बिल्कुल बेदाग साबित हुए। ऐसे भी जब कोई कत्ल करता है या किसी जुर्म में साबित होता है तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से तो आधी जो है कहानी साफ कर देता है, पुलिस को समझ में आ जाता है कि हाँ ये इस घटना में है या नहीं है। और जो इस तरह की किसी वारदात में शामिल नहीं होता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है और वो फिर बहुत आराम से पुलिस से बात कर सकता है। कई बार लोग घबराते भी हैं, लेकिन जब पुलिस एग्जामिन करती है तो सच्चाई सामने आ जाती है। बहरहाल कोई दुश्मनी जैसी बात इस समय पुलिस को लग तो रही थी, लेकिन कोई दुश्मन का पुलिस को पता नहीं चल पा रहा था। फिर पुलिस ने यह तय किया कि वो जो है उस आसपास के पूरे इलाके में रहने वाले तमाम लोगों के बारे में डोर टू डोर जाकर पता लगाएगी। और दिल्ली में एक नियम ये भी है कि यहाँ दिल्ली की पुलिस ने पहले ही व्यवस्था बना रखी है दिल्ली में कि कोई भी किराएदार अगर यहाँ किसी मकान में रहता है तो उस किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन कराना मकान मालिक की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। और जो मकान मालिक ऐसा नहीं करता है, दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। तो शुरू में लोगों का रवैया दिल्ली में भी बहुत ही लापरवाही भरा रहा और उसका नतीजा ये होता था कि दिल्ली चूँकि बिल्कुल लैंडलॉक्ड है और आसपास कई राज्य हैं दिल्ली के, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, थोड़ा आगे जाइए तो पंजाब है और उत्तराखंड भी पास में है, तो राजस्थान है नज़दीक में। तो इस तरह के कई राज्य हैं। तो ऐसा होता था कि कई बार अपराधी आते हैं और टेनेंट बनकर, किराएदार बनकर रहते हैं, अपराध को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। तो इसीलिए दिल्ली पुलिस ने व्यवस्था बनाई है कि यहाँ कोई भी टेनेंट रहेगा तो उसका वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी टेनेंट वेरिफिकेशन का दिल्ली पुलिस ने इस बार फ़ायदा उठाने का फैसला किया और पुलिस ने यह तय किया कि वो जिस जगह पर यह घटना हुई है उसके आसपास के इलाके में रहने वाले तमाम लोगों के बारे में पता करेगी, मकान मालिकों के बारे में भी पता करेगी और जो किराएदार हैं उनके बारे में भी पता करेगी। लेकिन यह काम कोई आसान नहीं था। दिल्ली पुलिस ने अपनी एक बड़ी टीम लगाई और कम से कम 300 मकान मालिकों से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की, उनको अप्रोच किया और 11,000 किराएदार जो मुनीरका के उस इलाके में रहते हैं उन किराएदारों के बारे में दिल्ली पुलिस ने जानकारी जुटाने की शुरुआत की। पुलिस के पास ऑलरेडी किराएदारों का टेनेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट होती है वो मौजूद थी। तो इस लिस्ट के सहारे भी पुलिस ने स्कैनिंग करने की शुरुआत की और इस कोशिश में पुलिस को तब पहली कामयाबी मिली जब उसे अपने मुखबिरों से और कुछ लोगों से ये पता चला कि वहीं पास में मुनीरका गांव में एक लड़का जो है वो 3 जून की सुबह को बहुत अफरा तफरी में, हड़बड़ाहट में अपने घर से कहीं गया है। अब ये जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने उस लड़के का पता निकलवाया। उसका नाम रोहन था और वो मुनीरका गांव के ही एक मकान में किराएदार के तौर पर रहता था। पुलिस फौरन उस मकान में पहुंची। रोहन तो था नहीं क्योंकि वो बाहर जा चुका था। अब पुलिस ने जब मकान मालिक से बातचीत की तो मकान मालिक ने बताया कि हाँ, रोहन उसके यहाँ किराएदार है, लेकिन वो ये बता रहा था कि उसकी कज़न जो है वो बहुत सख्त बीमार है, उसका ऑपरेशन होने वाला है, इसलिए वो जल्दबाजी में निकल रहा है। और रोहन अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ उसका एक और भाई मोहित वो भी था और ये दोनों भाई जो है वो आज ही सुबह 3 जून की सुबह को हड़बड़ाहट में निकले। ये बात जब पुलिस को पता चली रोहन के बारे में और रोहन के साथ उसके भाई मोहित के बारे में तो पुलिस को लगा कि इनके बारे में छानबीन करना या जानकारी जुटाना बहुत ज़रूरी है। पुलिस ने अब उनके मोबाइल पर फ़ोन करना शुरू किया। मकान मालिक से वो जानकारी मिल गई थी मगर मोबाइल फ़ोन जो है वो लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। और ये दोनों चीज़ें, अफरा तफरी में उसका गायब होना, भागना और दूसरा मोबाइल फ़ोन का स्विच ऑफ हो जाना, ये इंडिकेट कर रहा था कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। अब पुलिस ने उनके संभावित ठिकाने जो देहरादून, सहारनपुर, बुलंदशहर, हापुड़ यानी दिल्ली के आसपास के ये वो संभावित ठिकाने थे जहाँ पर रोहन और मोहित के घर वाले, नाते रिश्तेदारों का मकान है, रहते हैं वो, इन जगहों पर पुलिस ने छापेमारी करने की शुरुआत की। लेकिन इतनी जगहों पर छापेमारी करने के बावजूद पुलिस को इनके बारे में कोई भी जानकारी या लीड नहीं मिल पाई। लेकिन पुलिस की ये कोशिश चलती रही और फाइनली पुलिस को ये पता चला कि रोहन और मोहित जो मुनीरका गांव से अफरा तफरी में निकले हैं अपने कज़न के ऑपरेशन में उसकी मदद करने जाने की बात कहकर, वो दरअसल पास में ही एक और लोकेलिटी है दक्षिणपुरी, वहाँ पर वो अपने किसी रिश्तेदार के घर में है।
अब पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस ने बिना वक्त गंवाए सीधे पुलिस पहुंची दक्षिणपुरी के उस मकान में जहां पर रोहन और मोहित मौजूद थे। एक तरह से पुलिस ने इस मकान में छापेमारी की और छापेमारी के बाद दोनों को वहां से धर दबोचा। जो इनके रिश्तेदार थे वो बिल्कुल हक्के बक्के रह गए कि भाई ये क्या बात हो गई, ये हमारे रिलेटिव हैं, हमारे घर आए हैं, आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं। तो पुलिस ने कहा देखिए हमें आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं है और हमें आप पर कोई शक भी नहीं है, लेकिन हम इनको क्रॉस चेक करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं। अगर ये बेगुनाह है तो इन्हें छोड़ देंगे और अगर इन्होंने कुछ किया है तो फिर जाहिर है इन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। अब रोहन और मोहित को पुलिस ने वहाँ से पिक कर लिया, उठा लिया। ये लोग 2 जून की रात को हत्या करने के बाद 2 और 3 जून की दरमियानी रात को अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 4:30 बजे अपने उस रिश्तेदार के घर पहुंचे थे और इन्होंने उस रिश्तेदार को अपनी करतूत के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन असल में थे तो ये कातिल, इन्होंने हत्या की थी, तो ये वहाँ छुप रहे थे और ये लगातार ये भी देखने समझने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस उनको फॉलो तो नहीं कर रही है। तो पुलिस ने जब 1-2 दिन का वक्त गुजरने के बाद दक्षिणपुरी से 3 जून को ही नहीं बल्कि 4 या 5 जून को दक्षिणपुरी से जब इनको इंटरसेप्ट किया, इनको पकड़ा, तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इन्होंने ये बताया कि हम दोनों भाइयों ने मिलकर यानी रोहन और मोहित के ने मिलकर अपने एक और साथी मोनू के साथ मिलकर त्रिलोक सिंह टोकस की हत्या की है। यानी पुलिस ने इस मामले को एक तरह से सुलझा लिया था और कातिल जो है उनकी पहचान हो चुकी थी और 3 में से 2 गिरफ्तार किए जा चुके थे। तीसरे की तलाश जारी थी और पुलिस ने जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इन लोगों की त्रिलोक सिंह टोकस से ऐसी क्या दुश्मनी थी, ऐसी क्या नाराजगी थी कि उन्होंने उसकी हत्या कर दी। तो इसका जवाब एक बहुत ही दुखद घटना के तौर पर सामने आया। मोहित और मोनू नाम के 2 लड़के जो दोस्त थे वो 2 जून की रात को डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टहल रहे थे और इसी टहलने के दौरान उन पर जो है नज़र पड़ी त्रिलोक सिंह टोकस की, जो डीडीए कॉम्प्लेक्स का ठेकेदार था। त्रिलोक सिंह टोकस अक्सर ऐसे जवान लड़कों को जो उसी प्रेमाइसेस में घूमते थे उनको वो समझते थे कि ये शायद आवारागर्दी करने के इरादे से यहाँ आए हैं, तो वो अक्सर ऐसे लड़कों को डांट फटकार करके वहाँ से भगा दिया करते थे। इत्तेफाक से उस दिन जो मोनू है और मोहित है ये दोनों ही वहाँ पर घूम रहे थे और इनको देखकर त्रिलोक सिंह टोकस ने रोका और न सिर्फ रोका बल्कि बुरी तरह से उनको डांटा। और ये जो मोहित नाम का लड़का है ये उस वक्त न सिर्फ वहाँ टहल रहा था बल्कि टहलते हुए ही वो मोबाइल फ़ोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से चैट भी कर रहा था, बात भी कर रहा था, कनेक्टेड था। तो जब त्रिलोक सिंह टोकस ने इनको पूछा और इसके बाद इन पर गुस्सा होने लगे, डांटने लगे, तो मोहित और मोनू ने कथित तौर पर टोकस से माफ़ी भी मांगी और कहा कि उनसे गलती हो गई, उन्हें जाने दें, उन्हें नहीं पता था कि यहाँ घूमने से आप इतना नाराज़ होंगे। मगर टोकस का पारा उस रोज़ कुछ ज़्यादा ही हाई था, बुज़ुर्ग थे, उन्होंने गुस्से में मोहित को एक ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया और ये सब तब हुआ जब मोहित और मोनू माफ़ी मांग रहे थे और मोहित जो है अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। ये बहुत ही अपमानजनक और बहुत ही तकलीफदेह घटना थी, जिसके बाद ये दोनों लड़के वहाँ से निकले और निकलकर ये फ़ौरन पहुँचे अपने कज़न रोहन के घर। मोहित और रोहन आपस में भाई थे रिश्ते में। रोहन के घर पहुँचे और रोहन के पास से वो देसी कट्टा लेकर कुछ घंटों के अंदर, कुछ देर के अंदर फिर से डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे। तब तक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लोगों की संख्या और कम हो गई थी, रात गहराने लगी थी, सिक्योरिटी गार्ड्स वहां बेशक तैनात थे, लेकिन उनको ओवर पावर कर, डरा धमका कर ये 3 लड़के अंदर घुस गए और त्रिलोक सिंह टोकस जो रात को अक्सर डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही सो जाते थे, उनके कमरे में पहुंचे और सीधे जाकर उनको करीब से गोली मारी और फिर दौड़कर वहां से तीनों लड़के फरार हो गए, भाग गए। इस घटना के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन लड़कों को देखा तो ज़रूर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन अंधेरे की वजह से या फिर डर के मारे जो भी कहिए, ये सिक्योरिटी गार्ड्स उन लड़कों को नहीं पहचान पा रहे थे। उनकी शक्ल जो है वो आइडेंटिफाई करने से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए सिक्योरिटी गार्ड्स ने। तो फिर फाइनली पुलिस ने तफ्तीश करने का फैसला किया और तफ्तीश कैसे कैसे आगे बढ़ी ये पूरी कहानी मैंने आप सबको बताई। तो कुल मिलाकर इस कहानी का लब्बो लुआब ये रहा, इस कहानी का निचोड़ ये रहा कि एक आदमी का ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा होना
अपने इमोशंस पर काबू न रख पाना उसके मौत की वजह बन गई। और एक लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, उसे जब लगा कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड से बात करने के दौरान किसी आदमी ने इस बुरी तरह से अपमानित किया, उसे थप्पड़ मारा, समझ लीजिए कि वो प्रतिशोध की आग में जलने लगा और उसने न सिर्फ उस बुजुर्ग आदमी की हत्या की बल्कि अपने साथ साथ अपने भाई और एक दोस्त को भी वो ले डूबा, क्योंकि कत्ल की साजिश में उन्हें भी उसने शामिल कर लिया। तो इस घटना को सुनकर और इस घटना के इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानकर मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा महसूस होता है कि अगर इंसान अपने व्यवहार को काबू में रखे और लोगों के साथ बुरे तरीके से पेश ना आए तो इस तरह की अप्रत्याशित और दुखद घटनाओं से बचा जा सकता है। और ये बात दोनों पर लागू होती है। पहले तो लागू होती है त्रिलोक सिंह टोकस पर, जिन्हें शायद इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उन लड़कों को वो डांट फटकार कर भगा देते। यहाँ तक भी बात समझ में आती है, अगर कोई माफ़ी मांग रहा था तो उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। और दूसरा ये कि अगर मान लीजिए एक बुजुर्ग आदमी ने आपको थप्पड़ मार भी दिया, मैं जानता हूं कि यह बहुत अपमानजनक है जब आप गलत नहीं हैं और कोई आपको गलत साबित करने की कोशिश करे और आप पर हाथ उठाए या आपको अपमानित करे। इस खून के घूंट को पीना बड़ा तकलीफदेह होता है। लेकिन इसके बाद जो विकल्प बचता है वो बचता है या तो आप पुलिस के पास जाएं, कानून की मदद लेने की कोशिश करें, उनसे लड़ें, और दूसरा विकल्प जो इन्होंने अपनाया कि वो जाकर उसकी जान ले ले, गोली मार दे। तो अगर ये विकल्प इंसान चुनने लगे तो मुझे लगता है कि हर तरफ कत्ल की घटनाएं और ज़्यादा होने लगेंगी। तो ये विकल्प जो है ये बिल्कुल सही नहीं है और इसे सिरे से खारिज कर देना चाहिए। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो आप उसके साथ खुद कानून हाथ में लेकर गलत करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि कानून की मदद लीजिए और उसे उसके किए की सज़ा दिलाने की कोशिश कीजिए। तो इमोशंस पर काबू रखना, गुस्से पर काबू रखना, रिएक्ट ना करना, और अगर रिएक्ट करना भी है तो बहुत संयत और संयमित तरीके से रिएक्ट करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस घटना या इस कहानी से मुझे लगता है कि यही सीख मिलती है। घटना 2 जून 2018 की है, लेकिन इसकी जो सीख है, इसका जो लेसन है, वो आज भी मौजू है और कोई बहुत पुरानी बात है नहीं, तो आज के हिसाब से ये बात अभी भी लागू होती है। तो खैर, एक अच्छी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी थी जिसमें 11,000 से ज़्यादा लोगों को जो किराएदार थे और 300 से ज़्यादा मकान मालिक को स्कैन करके, ये तो खैर आंकड़ों की बात मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी पुलिस ने स्कैन किया होगा। तो अगर एक मोटे तौर पर एक रफ आइडिया हम लगाएं तो तकरीबन 15,000 लोगों को दिल्ली पुलिस ने स्कैन किया होगा और उसके बाद उनमें से कातिलों को पुलिस ने ढूंढ निकाला होगा। तो हैट्स ऑफ टू दिल्ली पुलिस एंड देयर इन्वेस्टिगेशन। और आज की कहानी यहीं तक। बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने कहानी के इस सिलसिले को ख़त्म करूं, आइए कुछ आप लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ता हूं। कमेंट्स तो खैर जाहिर है पढ़ता रहता हूं, लेकिन आज सोच रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नाम पढ़ूं ताकि आप लोगों का भी एक जुड़ाव या इन्वॉल्वमेंट हमारे इस प्रोग्राम से और ज़्यादा हो। जगजीत सिंह साहब हैं, इन्होंने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। माधव वाघ जी अक्सर कमेंट करते हैं। ज़ियाउल हक हमीदी हैं, प्रदीप भांबू जी हैं, ईश्वर पाटिल, परूप श्रेष्ठा जी, सिर्फ तेरे भरोसे एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। सुलेमान शेख हैं, रेखा भट्ट, धर्मेंद्र सिंह, राजकुमार नूरुद्दीन शेख, सिनेमापुर कार्टून के नाम से एक आईडी है, प्रवीण कुमार, इन्होंने भी कमेंट किया। इन्होंने इस प्रोग्राम की तारीफ़ की है और ये कहा है कि पूरे देश में क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मोहम्मद अंसारी साहब, संदीप धिम्बारे, इन्होंने भी कमेंट किया और उन्होंने लिखा है, बिग फैन सर, थैंक यू वेरी मच, आप मेरी कहानियों को इस तरह से पसंद करते हैं। नौशाद शेख साहब, रणवीर कुमार शर्मा ने भी कमेंट किया, सुयश यादव जी, सुप्रिया पाटिल ने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। शहबाज शेख, इन्होंने भी अपनी बात रखी है, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। राकेश कौशिक साहब हैं। ओम प्रकाश सेन, इन्होंने सूरत ट्रिपल मर्डर की एक स्टोरी सुनाने का हुक्म दिया है और कहा है कि सूरत में एक फैक्ट्री में ट्रिपल मर्डर की घटना हुई थी, क्या हुआ था उस दिन, तो कोशिश करूंगा इसके बारे में पता लगाऊं। चंद्रिका कक्कड़ जी हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका चंद्रिका जी। शैलेश पांचाल, सुरेश परिहार, मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब रेगुलर कमेंट करते हैं, थैंक यू वेरी मच। किरण सेठ जी, इन्होंने सत श्रीकाल। बैनर्जी साहिब जी, इन्होंने लिखा है, मेरी ओर से भी आपको सत श्रीकाल, मैं भी आपको ग्रीट करता हूँ, विश करता हूँ। परशुराम जी का भी कमेंट आया है। सुनील अग्रवाल जी हैं। अजहर मंसूरी साहब, आपका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूं अपने कमेंट्स में, अपने प्रोग्राम में। तो खैर, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है और सारे लोगों के कमेंट्स एट वन गो पढ़ना संभव नहीं होता है, लेकिन आप कमेंट करते हैं तो ये 2 वे कम्युनिकेशन जो है हम लोगों का बना रहता है और मैं बहुत शुक्रगुजार रहता हूँ, हमेशा हूँ, आगे भी रहूँगा। आप इसी तरह से मेरे वीडियो पर आते रहें,
इसे देखते रहें और अपनी राय, अपना कमेंट्स भी आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। आज जो घटना मैंने आपको सुनाई दिल्ली वाली, जिसमें मैंने बताया कि किस तरह गुस्से की वजह से एक इंसान का कत्ल हो गया और 3 लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब उन्हें जेल की सज़ा होगी, आजीवन कारावास की सज़ा होगी। तो इससे कैसे बचा जा सकता था और इस घटना से पर आपका नज़रिया, आपकी सोच क्या है, प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी राय, आपकी बातों का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।